राव इंद्रजीत सिंह है, एक तरफ हरियाणा के अंदर बगावती तेवर दिखा रहे हैं और वो उनके अभी अलग बातें चल रही हैं क्योंकि उनको भी 75 साल का कहकर ही साइड लाइन किया गया। वसुंधरा राजे को तो 75 की भी नहीं हुई है अभी, लेकिन फिर भी साइड लाइन कर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग ही स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि मोहन भागवत ने जो बयान दिया कि जिन नेताओं की उम्र 75 साल हो गई है, अब उन्हें राजनीति में ब्रेक लगाने की जरूरत है। तो क्या हरियाणा के अंदर भी कुछ ऐसा होता नजर आएगा? भारतीय जनता पार्टी में जो वो नेता जिनकी उम्र लगभग 75 की है या 75 के आसपास है, क्या उनके लिए भी ये बड़ा संदेश है? और सबसे बड़ी बात अगर करें, हरियाणा की राजनीति में काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा जा रहा है कि हलचल है। राव इंद्रजीत जो कि बड़ा चेहरा है, अनिल विज जो कि नायब सैनी सरकार में परिवहन मंत्री हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी के कई बड़े वरिष्ठ जो लोग हैं, पार्टी के वरिष्ठ चेहरे, क्या बीजेपी को छोड़ते नजर आएंगे? और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ समय पहले अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट प्लान का जिक्र किया था, और मोहन भागवत ये बात पहले भी कह चुके हैं 75 साल वाली, और यही बात है कि विपक्ष भी कहता है कि मोदी जी कब रिटायर होंगे। तो ऐसे में क्या ये बड़ी बात यहां देखी जा रही है कि ये पीएम मोदी के लिए संदेश है, बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए संदेश है? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी हैं, वो जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ सिराज भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट क्या लग रहा है आपको? क्या ये पीएम मोदी के लिए संदेश है? राव इंद्रजीत जो कि 75 साल के हो गए हैं, अनिल विज 60 साल के हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, ये जो बड़े चेहरे हैं, इनकी राजनीति पर अगर ब्रेक लगता है तो ये बीजेपी के लिए संकट की घड़ी होगी? या मोहन भागवत का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बताता है कि इन बड़े नेताओं को अब पलटने की कहीं ना कहीं जरूरत है, या बीजेपी से अलग दूसरी पार्टी की तरफ वो रुख कर सकते हैं? देखिए राहुल जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है कि अगर आप 75 साल के हो जाते हैं और फिर आपको साइड हो जाना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए, मुझे लगता है कि ये सीधा बयान कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर जिस तरीके से देखा जा रहा है वही लगता है, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में यह नियम है कि 75 साल के होने के बाद तमाम पदों से आपकी मुक्ति हो जाएगी, यानी आपको त्यागना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से पहले ही दिया है, इसको लेकर सियासत गर्म है। क्योंकि देखा जाए तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, प्रधानमंत्री मोदी जो है इनके बाद कौन कुर्सी को संभालेगा, सबसे बड़ा सवाल है। उसमें कई नाम भी बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया, उसके बाद विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए और शिवसेना यूबीटी जो सांसद हैं वो संजय राउत, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इनकी अब छुट्टी होने वाली है, अभी रिटायर होने वाले हैं, और यही जो संकेत है वो आरएसएस की तरफ से मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आरएसएस का उतना प्रभाव अब भारतीय जनता पार्टी में है जितना पहले हुआ करता था? सिराज भाई, विपक्ष बहुत पहले से ये प्लान भी बना रहा था, बहुत पहले से वो सोच भी रहे थे कि कब मोदी जी रिटायर हों, कब जो है चुनाव की जो रणनीति है वो बदली जाए, कब जो है विपक्ष को मौका मिले। तो विपक्ष जो बहुत पहले से बात कर रहा था, अमित शाह कहते भी हैं कि ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इनके मुंगेरी लाल के सपने हैं, कभी मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। लेकिन मोहन भागवत का बयान ये बताता है कि शायद मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, ये भारत है, ये रशिया नहीं है कि पुतिन है, कि मतलब एक बने हुए हैं तो हमेशा के लिए बने हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इनको पुतिन से जोड़कर तो ना ही देखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी तो सवाल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना जो 5 साल का कार्यकाल है उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के दम पे सरकार नहीं बनाई। मोदी जी तो इसे राजतंत्र समझ रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये तो लोकतंत्र है, यहाँ तो हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। देखिए, ये राजनीतिक बयान है और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है हमेशा देखने को मिल रहा है। और अभी तो बिहार में चुनाव है, इस वजह से भी यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो यह है कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा। दूसरी बात यह कि आरएसएस की तरफ से जो ये संकेत मिल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अब इसके दबाव में कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। और तीसरा ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी कई चेहरे सामने आते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आता है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम सामने आता है, नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे हैं। कई ऐसे दावेदार हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी पेश
पेश कर सकते हैं। हाँ। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के दबाव में इतना बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने खुद के दम पर सरकार नहीं बनाई है कि आनन फानन में कुछ भी फैसला ले लिया जाए और हेर फेर कर देंगे और आपके साथ जो है वो सहयोगी टिके रहेंगे। जाहिर सी बात है कि ये चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए, लेकिन आरएसएस की तरफ से जो तमाम बयानबाजी हो रही है इस वक्त, मोहन भागवत ने पहले भी आरएसएस को लेकर के माफ कीजिएगा बीजेपी को लेकर कई तरह के बयान दिए, जिसको लेकर संकेत मिलता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच शीतयुद्ध चल रहा है। और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि अभी हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, अब बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीत सकती है, उसका क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश में रहा था हम सब ने देखा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और अभी हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बिना आरएसएस के भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, और क्या इसका नतीजा हुआ ये हम सभी ने देखा कि जो 400 पार का नारा था वो किस तरीके से 200 के आसपास समर्थन नजर आया। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। अब्बास भाई, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूल गए ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से काम चलता है, यहाँ हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ताउम्र सत्ता में बैठने का जो सपना वो देख रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इसे भारत नहीं समझ रहे। इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मोहन भागवत का स्टेटमेंट बताता है कि भैया बहुत कर ली राजनीति, 75 लास्ट है। देखिए, बिल्कुल बहुत सही सवाल आपने किया है कि शायद मोदी जी अब ये भूल चुके हैं कि जो 75 साल वाला नियम है वो किसका बनाया हुआ है। वो नियम खुद मोदी जी का बनाया हुआ है। लेकिन तब तो उनको अच्छा लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा था कि मोदी जी की एंट्री प्रधानमंत्री के पद पर हो ही नहीं पाती। उनसे सीनियर नेता मौजूद थे, उनको साइडलाइन करने के लिए ये रूल लाया गया। लेकिन अब जब खुद पर पड़ रही है तो इससे मुकर रहे हैं। बिल्कुल शायद मोदी जी ये समझ रहे हैं कि शायद लोकतंत्र में नहीं है, या फिर जो दूसरे राज्यों की तरह शायद उनको ये लगने लगा है कि अब ताउम्र वही कुर्सी पर बैठेंगे। शायद वो ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से पहले जमाने में राजा का बेटा राजा बना करता था, जब तक वो जिंदा रहता था तब तक वही राजा होता था, वही वाली बातें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और इसीलिए शायद जो है मोहन भागवत ने चिताया है। क्योंकि देखिए, संघ और बीजेपी दोनों एक दूसरे के जो है पूरक हैं। एक संघ के बिना बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी के बिना संघ कुछ नहीं है। उसी संघ ने जो है मोदी जी को बनाया, उसी संघ ने 75 साल वाला नियम लागू किया, उसी संघ ने जो है मोदी जी को कुर्सी पर बैठाया। और वही संघ अगर अब ये कह रहा है कि आप साइडलाइन हो जाइए, तो फिर मोदी जी को दिक्कत क्या है? ये मोदी जी को समझना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है, बीजेपी में बहुत बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी उम्र लगभग 60 है, 72 है, 73 है, 60 साल के अनिल विज हैं, 75 के राव इंदरजीत हैं, वसुंधरा राजे भी कोई कम की नहीं है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बड़े बड़े चेहरे जिनको ब्रेक लगाने की बात कही जा रही है, अगर ब्रेक लगाने की बात हो रही है तो क्या इनके पास अब टाइम है कि बीजेपी इन्हें आगे नहीं बढ़ाएगी, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी से अलग होना चाहिए? और अगर ये बड़े चेहरे बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाते तो कई बड़े राज्यों में बहुत बड़ा अगर कहा जाए तो सियासी भूचाल देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह है, एक तरफ हरियाणा के अंदर बगावती तेवर दिखा रहे हैं, और वो उनके अभी अलग बातें चल रही हैं, क्योंकि उनको भी 75 साल का कहकर ही साइडलाइन किया गया। वसुंधरा राजे को तो 75 की भी नहीं हुई है अभी, लेकिन फिर भी साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि जिसको मन आहा 2014 के बाद से जिसको मन चाहा उसको इन्होंने उठा दिया, जिसको मन चाहा उसको गिरा दिया। क्योंकि आपने देखा कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले, यानी कि पूरी तरह से मनमानी, पूरी तरह से तानाशाही पार्टी के अंदर इन्होंने चलाई। लेकिन जिस तरह से अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही है, अगर संघ के अनुसार बीजेपी चलती है, मोदी शाह चलते हैं, तो तब तो ठीक है, मोदी जी हट जाएंगे। और मोदी जी हट जाएंगे तो शायद जो नेता पीछे हटे थे या जिनकी उम्र अभी 70, 71, 72 के आसपास है, तो वो 2-3 साल अपने जो है पार्टी के अंदर गुंजाइश समझ सकते हैं कि हाँ हमें कोई पद मिल सकता है। लेकिन ये बात ठीक है, अगर मोदी जी नहीं हटते हैं और दूसरे नेता जो 70-75 के आसपास है, जिनको ये कहकर साइडलाइन किया गया था कि आप 75 के हो चुके हैं, तो वो अब तो जवाब मोदी जी से मांगेंगे कि भाई आप तो कुर्सी पर बैठे हैं, आप हमें साइडलाइन कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग फिर कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, जैसे राहुल जीत का सवाल है, जब वसुंधरा राजे का सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इंतजार कर रही है वसुंधरा राजे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो संघ की पसंद का नहीं हुआ, तो फिर वसुंधरा राजे राजस्थान में भी बगावत कर जाएंगी, क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की पसंद का नहीं हुआ तो फिर उनको राजस्थान में भी कमान नहीं मिलेगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद से तो उनका नाम रेस से तो बाहर चला ही गया है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कई राज्यों में उलटफेर होने की तैयारी है। बिल्कुल अगर ये जो 75 साल वाला नियम है इस पर मोदी जी खरा नहीं उतरते हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी कहीं और से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से खुद से उठ सकती है, और मोदी और शाह को इसका जवाब देना जो है वो भारी पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नामों की अगर बात करें तो बहुत सारे नाम हैं। राव इंदरजीत तो हैं, अनिल विज भी हैं, खंडेलवाल को मध्य प्रदेश में बनाया, कैलाश विजयवर्गीय नाराज हैं, राजस्थान में वसुंधरा नाराज हैं,
किरोड़ी लाल मीणा नाराज है, तो चेहरे ऐसे बहुत हैं जो नाराज हैं, लेकिन क्या इनकी नाराजगी दूर हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी में? ये सवाल है। अगर नाराजगी दूर नहीं होगी तो क्या ये अपने अपने समर्थक लेकर दूसरी पार्टी में जाएंगे? क्योंकि सिंधिया सबसे बड़ा उदाहरण था, अपने समर्थकों को लेकर बीजेपी में आए और उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरीके से कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रोग्राम में इतना ही हमने चर्चा की। इस पर आपकी राय क्या है बताइएगा कमेंट करके जरूर, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।